नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने बुधवार को G20 शिखर सम्मेलन की भारत द्वारा की गई अध्यक्षता की सराहना की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ की आवाज का प्रतिनिधित्व करने और समूह के अपने साल भर के नेतृत्व के दौरान विकास के एजेंडे को चर्चा के केंद्र में रखने की पूरी कोशिश की। गुतारेस ने हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन और भारत की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से अपनाए गए नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर एक सवाल के जवाब में टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मुझे भारत की अध्यक्षता का शुक्रिया करना चाहिए। भारत ने अध्यक्षता करते हुए दक्षिण का प्रतिनिधित्व करने और विकास के एजेंडे को G20 की चर्चा के केंद्र में रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने बुधवार को कहा कि किसी को गांधी के उदाहरण को नहीं भूलना चाहिए। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान गुतारेस ने भी महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। गुतारेस ने यहां संवाददाता सम्मेलन में फलस्तीन को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा कि G20 के दौरान मैं भारत में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी गया था। हमें गांधी का उदाहरण नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ के बाद माहौल बिगड़ गया है। आक्रोशित लोगों ने मस्जिद में तोड़फोड़ की है, साथ ही 2-3 बाइकों को भी फूंक डाला है। मामले की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताया जा रहा है, लेकिन तनाव बरकरार है। मिली जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के बनकोड़ा गांव में समुदाय विशेष के युवक द्वारा स्कूली छात्रा को छेड़छाड़ के बाद गांव में तनाव गहरा गया। पीड़िता के परिजनों और समाज के लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों की 2 से 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। मस्जिद में भी तोड़फोड़ करने के साथ आरोपी युवक के पिता के किराना केबिन को भी आग के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, वहीं पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इधर आरोपी युवक को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार बनकोड़ा निवासी एक स्कूली छात्रा से स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान समुदाय विशेष के युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद छात्रा ने घर पर जाकर बात अपने परिजनों को बताई। जिसके बाद छात्रा के परिजन और समाज के लोग युवक के घर पहुंचे, लेकिन युवक वहां से फरार हो गया था। इसके बाद परिजनों और समाज के लोग युवक के एक रिश्तेदार को घर से उठा लाया और उसके साथ मारपीट की। लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों की 2 से 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया। वहीं मस्जिद में तोड़फोड़ करने के साथ ही आरोपी युवक के पिता के किराना गल्ले को भी आग के हवाले कर दिया। बनकोड़ा गांव में सांप्रदायिक तनाव से जुड़ा मामला सामने आने के बाद बांसवाड़ा रेंज की आईजी परिमला भी मौके पर पहुंची। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी ली और पुलिस को उचित निर्देश दिए। सूचना पर दोवड़ा पुलिस और अतिरिक्त जाप्ता मौके पर पहुंची और शांति व्यवस्था कायम रखने के प्रयास शुरू किए गए। इधर फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। वहीं आरोपी युवक ने दोवड़ा थाने में सरेंडर कर दिया है, जिस पर पुलिस ने युवक को डिटेन कर लिया है। हालांकि खबर मिलने जाने तक मामले में कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज की। हरियाणा पुलिस ने मंगलवार शाम को मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद उसे राजस्थान पुलिस को सौंपा गया है। हरियाणा पुलिस ने मोनू मानेसर को मंगलवार को नूह हिंसा मामले में अरेस्ट किया था। इसके बाद उसे नूह कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। हरियाणा पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया था तब उसके पास से एक 2 सिम वाला मोबाइल, 45 बोर की पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही राजस्थान पुलिस भी कोर्ट में पहुंच गई और उसने उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मोनू को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाए। फिलहाल मोनू राजस्थान पुलिस की कस्टडी में है। बता दें कि हरियाणा पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने मोनू को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। उस पर 31 जुलाई को नूह में हुई हिंसा से पहले सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। बता दें कि मोनू मानेसर के सोशल मीडिया अकाउंट से 26 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा गया था कि परिणाम की चिंता हम नहीं करते, वार एक बार ही होगा पर आखिर होगा। इसे लेकर सोशल मीडिया सेल के सिपाही मनोज ने नूह के साइबर क्राइम थाने में मोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस की जांच में ये शिकायत सही पाई गई। इसके बाद मोनू मानेसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153, 153 ए, 295 ए, 504, 109 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। मोनू मानेसर हरियाणा के भिवानी में नासिर जुनैद हत्याकांड का आरोपी है। वह इस केस में 8 महीने से फरार चल रहा था। बता दें कि 16 फरवरी को भिवानी में बोलेरो गाड़ी में राजस्थान के भरतपुर जिले के जुनैद और नासिर की जली हुई लाशें मिली थी। परिवार वालों का आरोप था कि बजरंग दल से जुड़े गोरक्षक मोनू मानेसर और उसके साथियों ने मारपीट के बाद नासिर और जुनैद को जिंदा जलाकर मार डाला था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करोल बाग इलाके में आज सुबह ही एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लगने की सूचना मिली है। आग की सूचना मिलने के बाद तत्काल दमकल की 15 गाड़ियों को मौके पर भेज दिया गया है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आग कैसे लगी इसका भी पता नहीं चल पाया है। दिल्ली फायर विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल आग की इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। दिल्ली अग्निशमन विभाग के डिविजनल अफसर वेदपाल का कहना है कि आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। दिल्ली फायर विभाग के अफसर के मुताबिक आग लगने की घटना सुबह 6 बजे की है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की जांच जारी है। दिल्ली के नरेला इलाके में 3 दिन पहले एक फैक्ट्री में भी भीषण आग की घटना सामने आई थी। सूचना मिलने के बाद आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां भेजी गई थी। उस घटना में गोदाम के अंदर रखा टेंट का सारा सामान जलकर खाक हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति से जमीन खरीद को अधिक सुगम बनाने के लिए बुधवार को नया ई भूमि पोर्टल पेश किया। सीएम खट्टर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जमीन खरीद की प्रक्रिया को भूस्वामियों की मर्जी से पारदर्शी तरीके से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि किसानों के अलावा एग्रीगेटर भी अपनी जमीन की पेशकश इस पोर्टल पर कर सकेंगे। एग्रीगेटर को आयकरदाता होने के साथ उसके पास परिवार पहचान पत्र होना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि नए पोर्टल पर की गई जमीन की पेशकश 6 महीने तक मान्य होगी। सीएम खट्टर ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और समन्वय करने के लिए प्रत्येक विभाग और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों को चिन्हित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को 3 महीने से लेकर 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम खट्टर ने आगे कहा कि पहले प्रॉपर्टी डीलर्स एंड कंसल्टेंट्स एक्ट 2008 के प्रावधान के तहत एक एग्रीगेटर को प्रॉपर्टी डीलर के रूप में पंजीकृत किया होना जरूरी किया गया था, लेकिन अब इस शर्त की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि की खरीद के मामले में एग्रीगेटर्स को 1% की दर से प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। यही भले ही खरीद न हो तो भी एग्रीगेटर को 1000 से 3000 रुपए प्रति एकड़ तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए शर्त यह है कि कुल इंटेंडेंट भूमि की कम से कम 70% की सहमति लानी होगी। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि पूरी प्रक्रिया 3 से 6 महीने की समय सीमा के अंदर पूरी हो जाए। पंजाब में आज पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन अमृतसर में हुआ। इस दौरान शैक्षिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस कार्यक्रम के दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी प्राइमरी, मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हाई स्पीड इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। रैली के दौरान शिक्षा विभाग के साथ बीएसएनएल और आईबीएम का एमओयू साइन किया गया है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की कि अब पंजाब के सरकारी स्कूलों के बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा भी हासिल करेंगे। वहीं दिसंबर तक पंजाब का हर स्कूल हाई स्पीड इंटरनेट और वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा। यह हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन शैक्षिक संसाधनों तक पहुंचने, रिसर्च करने, साथियों के साथ सहयोग करने और विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ अपडेट रहने में सक्षम बनाएगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब में शिक्षा क्रांति की शुरुआत हो गई है। आज स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने किया।
मैं दावा कर सकता हूं कि यह स्कूल न केवल बुनियादी ढांचे के आधार पर बल्कि पाठ्यक्रम और सुविधाओं के आधार पर भी राज्य के निजी स्कूलों को चुनौती दे सकता है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस पंजाब के प्राइवेट स्कूलों से बहुत अच्छा है। आज से पंजाब में सब बदल जाएगा। पेरेंट्स पंजाब में प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर स्कूल में भेजेंगे। यहाँ ऑडिटोरियम, जिम, खेल, लाइब्रेरी, लैब सब है। सबसे बड़ी बात, किसी भी सरकारी स्कूल को उठाकर देख लो, कोई भी सरकारी टीचर अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता है। लेकिन आज जिस सरकारी स्कूल का उद्घाटन करके आए हैं, जिसमें टीचर्स ने कहा पहले हमारे बच्चे प्राइवेट में पढ़ते थे, अब सरकारी में दाखिल करवा दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पंजाब स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत करने पर सीएम भगवंत मान को बधाई दी। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारा मानना है कि देश में सभी को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, यह सभी का अधिकार है। मुझे खुशी है कि दिल्ली के बाद अब भगवंत मान की पंजाब सरकार ने वही शिक्षा क्रांति पंजाब में शुरू की है। दिल्ली के तर्ज पर अब पंजाब में भी एजुकेशन क्रांति आएगी। आज वन नेशन वन एजुकेशन की पंजाब से शुरुआत हो चुकी है। आजादी के 75 साल बाद से किसी भी पार्टी या सरकार ने कभी आकर स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए वोट नहीं मांगा। आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने के बाद भी उन्होंने यह बात नहीं कही। उनका इरादा खराब है। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन ना करने की भी अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन कभी मत होने देना, ये देश को बर्बाद कर देंगे। नेता चुनाव से डरते हैं या चुनाव खत्म करना चाहते हैं। नेता वोट मांगने आया तो 4 काम करके जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन 4.5 साल दुनिया घूमेंगे और 6 महीने शक्ल दिखाने आएंगे। वहीं इस दौरान सीएम भगवंत मान ने कहा कि चुनाव से पहले सबसे बड़ी गारंटी शिक्षा की दी थी, हम इस गारंटी को पूरी करते हैं। पहला स्कूल तैयार हो चुका है, अब सरकारी स्कूल में एडमिशन होने लगेगा। पंजाब के लिए लग रहा था कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन सभी ने मेहनत की और हमारा पहला एमिनेंस स्कूल तैयार हो चुका है। यहाँ पेरेंट्स ने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर दाखिल करवाया है। यह पेरेंट्स का विश्वास है। अब हमने 20-20 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट शुरू करवा दी है। पेरेंट्स इंटेलिजेंस बच्चियों को भी हटा लेते थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं थे। पंजाब वाले इज्जत देखते थे। हम पूरे देश के लिए वन नेशन और वन एजुकेशन की बात करते हैं। जैसे अमीरों के बच्चों को शिक्षा मिलती है, वैसे ही गरीब के बच्चों को भी मिलने लगेगी। अब हर 15-15 दिन के बाद स्कूल तैयार होते रहेंगे और उनमें नवीनतम सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां हापुड़ की घटना को लेकर बार एसोसिएशन मथुरा ने प्रयागराज के निर्देशानुसार अपनी निम्र मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दिया। बता दें कि काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन को अवगत कराया जाता है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की निरंकुश पुलिस द्वारा जनपद हापुड़ में निर्दोष अधिवक्ताओं पर हुए बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आए दिन अधिवक्ताओं पर जानलेवा हमला और उनके साथ गंभीर घटनाएं होना बदसूरत जारी है। घटनाओं में संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है, जिसके चलते पुलिस वर्दीधारी असामाजिक पुलिस कर्मियों के हौसले बुलंद हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। और बार मथुरा समस्त अधिवक्ताओं और अन्य जनपद के बार संघ में काफी आक्रोश है। जनपद हापुड़ में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज की बार एसोसिएशन मथुरा और भत्सरना और निंदा करती है और शासन से मांग करती है कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निर्देशानुसार अपनी निम्न मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन दे। आगरा के थाना बसौनी क्षेत्र में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से करीब 20 फीट नीचे जमीन धंस गई, जिससे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जमीन में नीचे तहखाना जैसा दिखाई देने पर ग्रामीणों ने और खुदाई की, मगर उसकी तह तक नहीं पहुंच पाए। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से खुदाई कर मामले की जांच किए जाने की मांग की है। गांव मिताइली निवासी संत कुमार उपाध्याय के घर के पास खड़ंजे पर 2 दिन पूर्व सुबह बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 20 फीट गहरे गड्ढे के साथ जमीन धंस गई थी। बारिश बंद होने पर ग्रामीणों ने देखा तो नीचे सुरंग दिखाई दे रही थी, जिस पर ग्रामीणों ने मामले की जानने की कोशिश की, मगर माजरा ग्रामीणों के कुछ समझ में नहीं आया। इसके बाद उन्होंने सीढ़ियों से गहरे गड्ढे में उतरकर देखा तो उसमें एक सुरंग के साथ गुफानुमा कमरा दिखाई दे रहा था। इसके बाद वह वापस आ गए। बुधवार सुबह ग्रामीणों ने गड्ढे की ओर खुदाई की तो दंग रह गए।
उन्हें कमरे में कई प्रकार की अलमारी बनी दिखी। ग्रामीणों के आगे खुदाई करने की हिम्मत नहीं हुई, वह गड्ढे से बाहर निकले। मामला आसपास क्षेत्र में फैलने पर बुधवार को उसे देखने के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर यह क्या है। गांव के ग्रामीण संत कुमार उपाध्याय ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से जमीन धंस गई थी, नीचे तहखाना जैसा दिखाई दे रहा था। पुरातत्व विभाग खुदाई कर मामले की जांच कर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और जनपद न्यायाधीश मथुरा के निर्देशानुसार जिला कारागार मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण अपर जिला और सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीरू शर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला कारागार मथुरा की जेलर महाप्रकाश, डिप्टी जेलर करुणेश, श्रीमती शिवानी यादव और अनूप कुमार, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उपेंद्र पाल सोलंकी और बंदी पराविधिक स्वयं सेवक आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले सचिव द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से महिला बंदियों के लिए महिला बैरक में सर्वाइकल कैंसर के जांच के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बैरक में उपस्थित महिला बंदियों को सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए प्रेरित किया गया और साथ ही बताया गया कि सर्वाइकल कैंसर के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का उचित समय पर पता नहीं चल पाता है। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए ताकि सही समय पर सर्वाइकल कैंसर का पता चल सके। शिविर के बाद सचिव द्वारा जिला कारागार मथुरा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुल 1750 बंदी निरुद्ध हैं। जिला कारागार पाकशाला के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पाकशाला में बंदियों द्वारा सायंकाल का भोजन तैयार किया जा रहा था, जिसमें रोटी, चना की दाल और काशी फल की सब्जी का होना पाया गया। साथ ही सचिव द्वारा जेल में निरुद्ध बंदियों को रिहा किए जाने के लिए बैरक टू बैरक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जेल परिसर में बनी बैरकों का निरीक्षण किया गया, जिसमें निरुद्ध बंदियों से उनके प्रकरण और जमानत की स्थिति के बारे में व्यक्तिगत बात की गई। इसके अलावा उन्हें निःशुल्क अधिवक्ता के बारे में भी बताया गया। ऐसे बंदियों से विशेष तौर पर बातचीत की गई जिनकी जमानत तो हो गई है, लेकिन उनके पास जमानत ना होने के कारण जेल में निरुद्ध। साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।